हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। गाइस, आज की मेरी कहानी एक मास्क वाले खौफनाक चेहरे की है जो बेहद ही डरावना है, जिसको देख कर ना आपकी रूहें कांप जाएंगी। गाइस, वैसे तो दुनिया का हर व्यक्ति अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर घूमता है, सच्चाई और अच्छाई का मास्क, जिससे उसके अंदर व्याप्त बुराइयां, धोखा देने की प्रवृत्ति, दूसरों से जलन की भावना और अपने को ही सीढ़ी बनाकर ऊंचाइयों तक पहुंचाने की फितरत को वह ढक सके। हम में से कोई भी एक दूसरे के असली चेहरे को शायद ही कभी पहचान सकेंगे। आज की तारीख में तो पहचानना और भी मुश्किल हो गया, मुश्किल क्या, नामुमकिन सा हो गया है, क्योंकि पूरी दुनिया ने महामारी के चलते अपने आधे चेहरे को मास्क से ढक रखा है। कौन आपके सामने से निकल गया पता ही नहीं चलता। गजब की बात तो यह है कि अजीब स्टाइलिश मास्क भी मार्केट में उपलब्ध हैं। कुछ तो ऐसे मास्क हैं जिन पर डरावने दांत बने हैं, कुछ पर डरावनी शक्लें। उस डरावने मास्क के पीछे कौन सा चेहरा छुपा है यह कहना मुश्किल है। ऐसे ही एक चेहरे से मेरा सामना हुआ और उसके बाद मेरी जिंदगी में उथल पुथल सी मच गई। मेरा नाम सुगंधा है। मैं पेशे से एक वकील हूँ, डिवोर्स केस लेती हूँ। जब से महामारी इतनी फैल गई है तो मैं भी कोर्ट बहुत कम ही जाती हूँ, ज़्यादातर क्लाइंट से ऑनलाइन ही संपर्क करती हूँ। लॉकडाउन खुलने के बाद थोड़े बहुत केस के लिए कोर्ट जाने लगी थी। एक रोज़ मेरे कैबिन के बाहर एक अजीब सा मास्क पहने हुए एक आदमी खड़ा था। उसका मास्क गजब का डरावना था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई ड्रैकुला हो जो अभी सबका खून पी जाएगा, और उसकी आंखें तो लग भी वैसी ही रही थी, एकदम लाल, जैसे वाकई में उनमें खून उतर आया हो। मेरी निगाह जब उस पर पड़ी तो वह मुझे ही देख रहा था। मैं एकदम सहम सी गई। डर की तरंगों ने अंदर तक मुझे झकझोर दिया। मैंने चपरासी को बुलाया और उससे उस मास्क वाले व्यक्ति की पूछताछ करने के लिए कहा। कुछ देर बाद जब चपरासी आया तो उसने बताया कि वह उससे कुछ पूछता, इससे पहले ही वह वहाँ से चला गया। मैं मन ही मन सोचने लगी कि अजीब आदमी है, जब कोई काम ही नहीं था तो आया क्यों था। आया तो आया, अपने अजीब से मास्क से डराया क्यों। शाम तक मैं सब कुछ भूल चुकी थी गाइज। काम खत्म करके घर के लिए निकल पड़ी। कोर्ट के बाहर आकर अपनी गाड़ी का इंतजार कर रही थी कि अचानक फिर से वह मास्क वाला खौफनाक चेहरा मुझे फिर से दिखा। उसकी आंखें अभी भी लाल थी। उसके चेहरे को तो मास्क से ढक ही रखा था, साथ में अपने सिर पर भी लाल रंग के बालों वाली विग पहन रखी थी। मैं कुछ देर उसे देखने की कोशिश की, शायद कोई दोस्त हो जो मुझे डरा रहा हो, क्योंकि मेरे सारे दोस्त जानते हैं कि मैं कितनी डरपोक हूँ। पर मुझे नहीं लगा कि वह मेरा कोई दोस्त है। तभी अचानक वह मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। डर के कारण मेरे पैर लड़खड़ाने लगे। बस जल्दी से ड्राइवर गाड़ी ले आए और मैं उसमें बैठ जाऊं, यही प्रार्थना कर रही थी माता रानी से। अब वह मुझसे सिर्फ 10 कदम के फासले पर था। मैं चीखना चाहती थी पर आवाज़ गले से निकल नहीं रही थी। तभी मेरी गाड़ी आ गई और मैं भागकर उसमें ऐसे बैठी जैसे किसी का खून करते देखते हुए गवाह भागता है। मैं इस तरह भागी। घर पहुंचकर कम से कम 5 गिलास पानी पिया, फिर शांति से सोफे पर ही बैठ गई। दिल अभी भी तेज रफ्तार से धड़क रहा था। चेहरे पर पसीने की बूंदें साफ दिख रही थी और मैं अब भी उसी मास्क वाले व्यक्ति के बारे में ही सोच रही थी कि अचानक माँ की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। माँ बोली, अरे कम से कम आप घर आकर तो कोर्ट कचहरी भूल जाया कर, चल हाथ मुंह धोकर खाना के लिए आ जा। एक पल को सोचा कि आज जो हुआ वह माँ को बता दूं, पर दूसरे ही पल अपने आप को रोक लिया। माँ बेवजह परेशान हो जाएंगी, वैसे ही मुझे लेकर परेशान रहती हैं। अगले दिन मेरे मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया। कोई अनजान नंबर था।
मैंने जब वह वीडियो देखा तो डर के मारे मोबाइल ही हाथ से गिर गया। उस वीडियो में वही मास्क वाला खौफनाक चेहरा किसी को बेदर्दी से मार रहा था और फिर वह मेरी तरफ इशारा करके बोला कि अब तेरी बारी। कुछ पलों के लिए आंखों की आगे अंधेरा सा छा गया। समझ नहीं आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करूं। उस आदमी के पास मेरा नंबर कैसे आया? वह मेरे बारे में और क्या क्या जानता है? यह सब बातें अब मेरे जहन में घूमने लगी। मुझे लगा कि इससे पहले कि वह आदमी कुछ और करे, मुझे कोई न कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। मैंने अपनी एक दोस्त को मैसेज किया जो कि क्रिमिनल लॉयर है और ऐसे कई साइबर क्राइम केस सुलझा चुका है। उसी को मैंने संपर्क किया। मेरे दोस्त ने बोला, फिक्र मत करो सुगंधा, तुम अपना फ़ोन लेकर कल मेरे कैबिन में आ जाना। अगले दिन मैं आशीष के कैबिन में पहुंची। मेरे दोस्त का नाम आशीष था। उसने मुझे समझाया कि किस तरह हम यह पता लगा सकते हैं कि हमें भेजा गया वीडियो कहां से आया है। लगभग 2 घंटे बीत गए पर साइबर क्राइम वाले उस वीडियो की लोकेशन का पता नहीं लगा पाए। आशीष ने मुझे सांत्वना देते हुए बोला कि मैं घबराऊं नहीं, वह अपने कुछ और क्रिमिनल लॉयर दोस्तों से बात करेगा और इस मसले की तह तक पहुंचकर रहेगा। क्योंकि आशीष ने मेरे केस को हैंडल करने की जिम्मेदारी ले ली थी, इसलिए मैं बेफिक्र होकर अपने काम में लग गई। शाम को माँ का फ़ोन आया कि उन्हें बाजार से कुछ सामान मंगवाना है। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आते हुए ले आऊँगी, वह बाजार ना जाए। ड्राइवर ने कार पार्किंग में पार्क करी और मैं मार्केट चली गई। जब मैं सामान खरीद रही थी तब मुझे ऐसा आभास हुआ कि कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैंने मुड़कर हर जगह देखा पर मुझे कोई नज़र नहीं आया। मेरा भ्रम समझकर मैं सामान खरीदने लग गई। कुछ देर बाद मैंने उस मास्क वाले खतरनाक चेहरे को मार्केट में देखा। वह मुझे ही घूर रहा था। न जाने क्यों उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग जाता है और सांसें एकदम तेज दौड़ने लगती हैं। मैंने अपना सामान उठाया और तेज कदमों से पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। मुझे ऐसा आभास हो रहा था कि वह मेरे पीछे पीछे आ रहा है। मैंने फटाफट अपने ड्राइवर को फ़ोन लगाया और गाड़ी को पार्किंग से बाहर लाकर खड़े करने को कहा। गाड़ी आते ही मैंने तुरंत अपना सामान उसमें पटक दिया और बैठ गई। घर पहुंचकर मैंने तुरंत आशीष को फ़ोन मिलाया और उसे सारी घटना बताई। आशीष ने कहा, सुगंधा कहीं ऐसा तो नहीं कि यह सब तुम्हारा भ्रम हो सकता है कोई आदमी हो ही ना। मैंने कहा, कैसी बात कर रहे हो आशीष, भ्रम एक बार होता है, बार बार नहीं। आशीष बोला, अच्छा हो सकता है कि कहीं यह तुम्हारा कोई पुराना क्लाइंट हो जो तुमसे बदला लेना चाहता हो। मैंने बोला, तुम पागल हो गए हो क्या आशीष, मैं एक डिवोर्स लॉयर हूँ, तुम्हारी तरह क्रिमिनल लॉयर नहीं जो मेरे दुश्मन होंगे। तभी आशीष बोला, अरे यह भी तो हो सकता है कि कभी तुमने किसी सरफिरे का डिवोर्स करा दिया हो और अब वह तुमसे बदला ले रहा हो। आशीष हंसते हुए बोला। मैं आशीष से बोली, आशीष तुम्हें यह सब मजाक लग रहा है, तुम इस केस को सीरियसली नहीं ले रहे हो, रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है, अब इसे मैं खुद ही देखूंगी। यह कहकर मैंने फ़ोन रख दिया। तभी मेरे पास एक और वीडियो आया। उस वीडियो को देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह वीडियो मेरे घर का था। घर में मेरी माँ काम कर रही थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और वीडियो वहीं ख़त्म हो जाता है। फिर वह मास्क वाला खतरनाक चेहरा उस वीडियो में आता है और बोलता है, सोचो अगर दरवाज़ा खोलते ही कोई तुम्हारे माँ को मार दे तो तुम क्या करोगी। मैं निःशब्द से अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। मेरे सोचने समझने की शक्ति जैसे खत्म सी हो गई थी। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह आदमी मुझसे चाहता क्या है। आज यह मेरे घर तक कैसे पहुँच गया, मेरे घर के अंदर का वीडियो इसने कैसे बना लिया। तभी मैंने अपनी माँ को पुकारा, माँ क्या आज सुबह 12:30 बजे कोई आया था। माँ बोली, अरे हाँ, दरवाजे की घंटी बजी और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ कोई भी नहीं था। माँ ने सोचते हुए बोला,
तो हो सकता है कि 12:30 बजे से पहले कोई आया हो, मैंने सवाल पूछा। माँ बोली, नहीं, उससे पहले तो कोई नहीं आया था। अब तू मुझसे यह वकीलों की तरह सवाल जवाब करना बंद कर, चल आजा मेरे साथ, खाना खा लेते हैं दोनों लोग, माँ बोली। अब मैं माँ को कैसे समझाऊं कि अब उनकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा रहा था। रात को खाना पर माँ ने मुझसे पूछा कि क्या वह कुछ दिन के लिए अपनी बहन के यहाँ जा सकती है। अगर यह सब नहीं होता तो शायद मैं इस महामारी की वजह से माँ को ना कर देती, पर इस वक्त मुझे उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता थी। मुझे लगा कि यह सही मौका है माँ को यहाँ से कहीं और भेजने का। मैंने उन्हें तुरंत हाँ कर दी और अगले ही दिन उन्हें उनकी बहन के पास रवाना कर दिया। माँ को भेजकर मुझे थोड़ा सुकून मिला। अब सिर्फ मैं हूँ और वह खतरनाक मास्क वाला चेहरा। माँ के जाने के बाद कुछ दिन बहुत शांति में गुजरे। मुझे वह चेहरा कहीं भी नजर नहीं आया। मुझे लगा कि शायद आशीष सही कह रहा था कि यह मेरा भ्रम है या फिर कोई मुझे मजाक कर रहा है मुझसे। शनिवार का दिन था और कोर्ट में बहुत सारा काम बचा हुआ था। तभी मेरे ड्राइवर का फ़ोन आया कि उनकी माँ की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है तो उसे छुट्टी चाहिए। मैंने उसे छुट्टी दे दी। अब मुझे खुद ही गाड़ी चलाकर घर जाना था। शाम होते होते सारा दफ्तर खाली होने लगा, पर मेरा काम अभी बाकी था। रात के 9:30 बजे मैं अपना काम खत्म करके निकली तो देखा अमूमन सारे कैबिन के दरवाजे बंद हो चुके थे। ज़्यादातर वकील जा चुके थे, सिर्फ 1-2 लोग ही बचे थे। अब मैं कार पार्किंग की तरफ बढ़ने लगी। कार पार्किंग इतना खाली कभी मैंने नहीं देखा था। सिर्फ जहाँ जहाँ कार खड़ी थी वहीं लाइट जल रही थी, बाकी जगह लाइट भी बंद हो गई थी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मुझे फिर से उसी डर का आभास हुआ। तभी मुझे वहाँ किसी की सीटी बजाने की आवाज़ आई। मैं एक क्षण रुकी और फिर तेज कदमों से अपनी कार की तरफ भागने लगी। जैसे जैसे मैं अपनी कार की तरफ पहुँच रही थी वैसे वैसे वह सीटी भी तेज होती चली जा रही थी। मेरे हाथ पैर फूलने लगे, मेरी सांसें रुकने लगे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। कार पार्किंग में इधर उधर नज़र दौड़ाकर देखा, कोई भी नहीं था। चौकीदार भी शायद चला गया था। खौफ मेरे चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका था, पैर भी लड़खड़ा रहे थे। फिर मैंने मन में सोचा कि आज तो मुझे इस डर का सामना करना ही पड़ेगा। मैं वहाँ रुकी और अपने अंदर हिम्मत जुटाकर चिल्लाई, कौन हो तुम और सामने क्यों नहीं आते? आज या तो तुम नहीं रहोगे या मैं नहीं रहूँगी। तभी अचानक वह मास्क वाला खतरनाक चेहरा मेरे सामने सीटी बजाता हुआ आकर खड़ा हो गया। उसे देखकर मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकली, पर फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया और उससे पूछा कि वह मुझसे मुझसे क्या चाहता है। मैंने उसका ऐसे क्या बिगाड़ा है जो वह मेरा पीछा कर रहा है। उसने बोला, तुमने तो मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी और अब पूछ रही हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है और मैं तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरे बच्चे मेरे पास नहीं हैं। मैंने कहा, मेरी वजह से? मैं कुछ समझी नहीं, कौन हो तुम? मैंने कभी किसी के बच्चे को उससे जुदा नहीं किया। उसने कहा, हाँ, तुम्हारी ही वजह से आज मैं अपने बच्चों को देखने के लिए भी तरस गया हूँ। तुमने ही मेरा और मेरी पत्नी का डिवोर्स केस लड़ा था, जिसे वह जीत गई है, और मेरे बच्चे की कस्टडी भी मुझे नहीं मिली। तुमने बहुत बड़ा पाप किया है और इस पाप की सज़ा मैं तुम्हें ज़रूर दूंगा। उसने जेब से चाकू निकालते हुए कहा। मैंने कहा, यह क्या कर रहे हो तुम? कौन से केस की बात कर रहे हो? और इस चाकू को अंदर रखो। तुम मुझे ऐसे डरा धमका कर नहीं सकते, मैंने हिम्मत जुटाते हुए कहा। उसने कहा, तुमने पिछले साल शालिनी आहूजा का केस लड़ा था, मैं उसका पति हूँ। मैंने कहा, हाँ, मैंने लड़ा था उसका केस। उसका पति उसे बहुत मारता पीटता था और उससे पैसे भी मांगता था, इसलिए मैंने उसका केस लड़ा था।
उसने कहा, यह सब झूठ था। क्या तुमने कभी सच जानने की कोशिश की थी? बस जो शालिनी ने तुमसे कहा तुमने वह मान लिया। कभी यह नहीं सोचा कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। कभी मुझसे बात करने की कोशिश करी होती तो पता चलता कि सच क्या था। मैंने कहा, अच्छा तो तुम ही बता दो सच क्या था। वह आदमी दूसरे गाड़ी के बम्पर पर बैठ गया और मुझे भी अपनी गाड़ी पर बैठने को कहा। जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे चाकू से डराया। फिर उसने मुझे से विनती करी कि मैं बिना हंगामा किए चुपचाप बैठ जाऊं और उसकी बात ध्यान से सुनकर फिर फैसला करूं कि उस दिन मुझसे गलती हुई थी कि नहीं। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार का आदमी हूं, उसने कहा। मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मेरी पत्नी की ख्वाहिशें बहुत ऊंची थी। वह हमेशा मुझसे ज़्यादा पैसे कमाने को कहती थी, पर मैं उतनी ही कमा सकता था जितनी मेरी क्षमता थी। एक दिन मुझे पता चला कि वह किसी और को पसंद करने लगी है और उसके साथ घर बसाना चाहती है। मैंने उसे बहुत समझाया कि ऐसा करने पर हमारा परिवार बिखर जाएगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, पर वह नहीं मानी और उसने डिवोर्स का केस फाइल कर दिया। उसने तुम्हारे जरिए यह साबित कर दिया कि मैं उसे पैसे के लिए परेशान करता हूँ और मारता पीटता हूँ। तुम्हारी मदद से उसे डिवोर्स भी मिल गया और मेरे बच्चों की कस्टडी भी तुमने उसे ही दिला दी। तुमने मुझ पर इतने घिनौने और झूठे आरोप लगाए कि मेरा उस कॉलोनी में रहना मुश्किल हो गया। सब यही सोचने लगे कि मैंने ही शालिनी के साथ बुरा बर्ताव किया होगा। मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी तुम्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है। तभी मैंने सोच लिया था कि इस बात का बदला मैं तुमसे लेकर रहूँगा। अपने बच्चों से बिछड़ने का डर और अपने नाम खराब होने का डर क्या होता है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता, पर यह तुम्हें समझना बहुत ज़रूरी है। मैं तुम्हें इतना डराना चाहता था कि तुम्हारी सांसें रुक जाए। मैंने कहा, अगर मैंने शालिनी ने तुम पर झूठे इल्ज़ाम लगाए थे तो तुमने कोर्ट में उन्हें झूठा साबित क्यों नहीं किया? तुम तो शायद कोर्ट भी नहीं आए थे। उसने कहा, हाँ, अगर मैं शालिनी के इल्ज़ाम को झूठा करता तो उसकी बहुत बेइज्जती होती। वह दुनिया में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। मेरे पास बहुत सारे सबूत थे, पर उन्हें दिखाकर मैं अपने परिवार की बदनामी नहीं कर सकता था। और यदि यह सच सामने आ जाता तो शालिनी का एक घिनौना रूप भी सामने आता। तुम्हारे मुताबिक मैं शालिनी को मारता पीटता था, पर जब मुझे सच्चाई का पता चला था और मैंने शालिनी को यह कदम उठाने से रोका था, तो जो उसने जो किया वह शायद इंसानियत और मानवता के विरुद्ध था। यह कहकर उसने अपना मास्क उतारना शुरू करा। जैसे ही उसके मास्क उतारा, मेरे मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल पड़ी। उसका आधा चेहरा जला हुआ था। उसने कहा, मेरे डिवोर्स पेपर पर साइन न करने पर शालिनी ने मेरे साथ यह किया। उसने अपने चेहरे की तरफ संकेत करते हुए कहा। मैं हैरानी से उसे देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। आज मुझे अपने ऊपर बहुत ही ग्लानि महसूस हो रही थी। क्यों मैंने शालिनी की बात पर आंख बंद करके विश्वास किया? क्यों मैंने एक बार भी यह नहीं सोचा कि मुझे सच्चाई की तह तक जाना चाहिए? मेरी वजह से इस आदमी ने कितने दुख भोगे होंगे, कितने दर्द सहे होंगे। आज मुझे अपने वकील होने पर अफसोस हो रहा था, क्योंकि वकालत की डिग्री लेते वक्त मैंने एक कसम खाई थी कि कभी भी मैं किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होने दूंगी। कुछ देर के लिए हम दोनों साथ बैठे रहे। फिर वह आदमी उठा और बोला, मैं चाहता तो शायद बहुत कुछ कर सकता था, पर मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे यह एहसास था कि तुम सिर्फ अपना काम कर रही थी। मेरी तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। बस तुम्हें यह एहसास दिलाना ज़रूरी था कि डर कितना खौफनाक रहता है। आज लोग मेरा चेहरा देखकर डर जाते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ सब मुझसे दूर दूर भागते हैं। कोई मुझे नौकरी देने को तैयार नहीं है। मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है और उसकी वजह तुम भी हो कहीं ना कहीं। यह कहते हुए उसकी आंखें नम हो गई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे अपने वकील होने पर बेहद अफसोस हो रहा है।
मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी फिर से सुधारना चाहती हूँ। मैं यह केस फिर से ओपन करना चाहती हूँ। अब शालिनी को उसके कर्मों की सज़ा मिलकर रहेगी। तुम्हारे पास जो भी सबूत है वह मुझे दे दो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हारे बच्चों की कस्टडी तुम्हें वापस दिलाकर रहूँगी। मैंने उसे सोमवार को सुबह सारे सबूत के साथ ऑफिस आने को कहा। उसने मेरी बात मान ली और वहाँ से चला गया। सोमवार को मैं उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। जब वह आया तो मैंने उससे सारे सबूत मांगे, पर उसने मुझे देने से मना कर दिया और बोला, अब मुझे मेरे बच्चों की कस्टडी नहीं चाहिए। मैंने कहा, पर क्यों? तुम तो अपने बच्चों के लिए तड़प रहे थे। अब क्या हुआ? तुमने अपना इरादा क्यों बदल दिया? क्या तुम पर कोई दबाव है? मैंने हैरान होकर पूछा। उसने कहा, कल मैं शालिनी के घर गया था। सोचा था कि एक नज़र बच्चों को देख लूँगा और मौका लगा तो उनसे मिलकर उन्हें बात भी बता दूँगा कि जल्दी वह मेरे पास वापस आ जाएंगे। पर वहाँ पहुँचकर मैंने जो देखा उसने मुझे सोचने पर बाध्य कर दिया कि कहीं बच्चों की कस्टडी वापस लेकर गलत तो नहीं कर रहा। मैंने कहा, ऐसा क्या देखा तुमने? उसने कहा, मेरे बच्चे बहुत खुशी से अपने नए पापा की गोद में खेल रहे थे। उनके पास सुख सुविधा की बहुत सी चीज़ें मौजूद थी जो मैं उन्हें कभी नहीं दिला सकता। वह इतने खुश थे कि शायद उन्हें मेरी याद भी नहीं आती होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं उनसे यह सब छीन लूं। इतना स्वार्थी नहीं हूं मैं। यह कहकर वह रोने लगा। मेरी भी आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। ऐसा कहा जाता है कि ममता केवल माँ के हृदय में ही होती है, पर सच तो यह है कि ममता एक पिता के दिल में भी छुपी होती है। मैंने उसे बताया कि मैंने उसके लिए नौकरी की बात कर ली है और वह अपने सभी सर्टिफिकेट दिखाकर नौकरी पा सकता है। और रही बात उसके चेहरे की, तो वह भी मैं धीरे धीरे प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करा दूंगी। आज वह अपनी ज़िंदगी में खुश है। अकेला ज़रूर है, मगर उसके चेहरे पर संतुष्टि साफ दिखाई देती है और अब उसे अपने चेहरे को मास्क से ढकने की ज़रूरत भी नहीं रहती। गाइज, किसी ने सच ही कहा है कि चेहरा हमारी खूबसूरती का आईना नहीं होता। उस मास्क वाले खौफनाक चेहरे के पीछे एक मासूम, भोला, निर्दोष चेहरा छुपा था। फ्रेंड्स, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।